Namaskar. Welcome to the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. Students, in the examination series, we will today also discuss something about the examination. I will tell you some points about writing an essay. और जैसा कि मैंने बताया कि एग्जामिनेशन में जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन होता है उसमें इंटर आर्ट्स साइंस कॉमर्स सारे स्ट्रीम्स का जो क्वेश्चन होता है वो सेम ही होता है. तो यू डोंट हैव टू वरी दैट मैम इज़ एक्सप्लेनिंग अबाउट वेदर अबाउट साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स. वो नहीं, बस मैं इंग्लिश के बारे में बता रही हूँ. और आपके क्वेश्चन पेपर में जो कोड्स लिखा होता है वो भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं स्लाइड पे. तो ये परीक्षा श्रृंखला को आगे ले जाते हुए हम लोग आज डिस्कस करेंगे अबाउट ऐसे. ऐसे को निबंध भी कहते हैं और ऐसा नहीं है कि निबंध लिखने में हम कुछ भी लिख दें तो हमें मार्क्स आ जाता है. नहीं, निबंध लिखने के लिए हमें किस तरह से उसको तैयार करना है, हाउ टू प्रिपेयर इट, हाउ टू फोकस ऑन विच पॉइंट, हाउ टू राइट अबाउट दैट, हाउ टू प्लान इट, हाउ टू मेक एन आउटलाइन, ये सब पे बहुत ध्यान देना पड़ता है और जिससे कि हमें अच्छे मार्क्स स्कोर हों. तो उसके लिए हम लोग आज देखेंगे कि क्या क्या टिप्स है जिससे हम एक बहुत ही अच्छा एसे लिख पाएँ. तो चलिए हम लोग देखते हैं. सबसे पहले टू राइट एन एसे आपको कोई एक क्वेश्चन रहता है. आपके क्वेश्चन बुकलेट में जैसा हमने देखा था पिछले क्लासेस में कि 4 या 5 टॉपिक्स होते हैं, उसमें आपको चूज़ करना होता है. तो कौन सा चूज़ करते हैं आप? जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, जिसमें आपको लगता है कि आप अधिक से अधिक लिख सकते हैं. तो सबसे पहले वो प्रॉम्प्ट आपको सेलेक्ट करना है कि किस पे, जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा था लास्ट टाइम कि चंद्रयान 3 है या फिर वही फेस्टिवल आपने मनाया या फिर समर हॉलीडेज़ के बारे में लिखना है या कुछ भी ऐसा. सपोज़ हम होली पे ही ले लेते हैं कि होली पे हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर होली, इस तरह का अगर आ गया तो हम कैसे लिखेंगे. तो हम लोग अब बहुत सारा है उसमें, एक फेस्टिवल का है और होली का है, हमें अच्छा लगा, हमने चूज़ कर लिया उसको. तो अब उस पर हम कैसे करेंगे. तो कोई भी टॉपिक अगर है तो आपको पहले प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट करना है और फिर रिसर्च उस पर करना है. एक छोटा सा, मतलब ये ऐसा जिस तरह के बता रहे हो तो बहुत शॉर्ट में आपको करना होता है. तो आप एक रिसर्च वर्क तैयार करिएगा, एक आउटलाइन अपने रफ में बनाइएगा कि वो क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं और इसके पीछे क्या कहानी है, किस तरह से हम लोग इसको मनाते हैं. ये सब एक रिसर्च जैसा थोड़ा सा माइंड में अपने सेट कर लेंगे. तो इससे क्या होता है, आपको राइटिंग जब लिखने के दौरान आप अटकते नहीं हैं, आप रुकते नहीं हैं, आप लगातार फ्लो में लिखते जाते हैं. फिर होता है क्रिएट एन आउटलाइन विथ इंट्रोडक्शन. तो अब हम लोग जब हम लोग लिखना शुरू करते हैं तो जैसा आप सभी को पता है, पिछले क्लासेस में भी हम लोगों ने देखा कि ऐसे में 3 पार्ट्स होता है. इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होता है और कंक्लूजन होता है. तो हम लोग एक आउटलाइन बनाएंगे इंट्रोडक्शन के साथ. इंट्रोडक्शन में सपोज जैसे मैंने कहा होली, तो इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि एक फेस्टिवल है और वो भारत में मनाया जाता है और किस क्षेत्रों में वो उसका ज़्यादा उसकी प्राथमिकता है, इट इज़ पॉपुलर इन विच स्टेट्स, ये सब हम लोग मेंशन करेंगे. फिर है कि वो उसका इंट्रोडक्शन हम लोग देंगे, क्यों मनाते हैं, कैसे कब मनाते हैं और इसके पीछे जो माइथोलॉजी है वो भी हम लोग उसमें डालने की कोशिश करेंगे. ज़रूरी नहीं कि आपको उसके बारे में पूरा डिटेल्ड पता हो, लेकिन जितना भी पता हो आप उसमें ऐड कर सकते हैं ऐसे में. फिर उसको हम लोग एक रफ में आउटलाइन, आप छोटा छोटा कहीं भी आप जो भी सोच रहे हैं वो पीछे रफ में कहीं भी आप लिख लीजिए, ताकि जब हम ऐसे लिखते हैं तो हमें वो लिखने में आसानी हो. वो पॉइंट्स को हम वहाँ नोट कर, मतलब मेंशन करते जाएं और हमारा जो ऐसे है वो बिल्कुल इजी वे में लिख पाएँ हम. फिर होता है बॉडी पार्ट, बॉडी पैराग्राफ. तो बॉडी पैराग्राफ जो है उसमें अब आपने कब की बात आप कर रहे हैं, किस साल की, पिछले साल की, इस साल की, वो और आपने कैसे मनाया, आप क्या क्या अपने घर में आप क्या क्या करते हैं, कुछ भी मनाने, कोई फेस्टिवल या जैसे होली है उसको मनाने में क्या तैयारियां करते हैं, किस तरह से मनाते हैं, किस तरह दोस्तों के साथ खेलते हैं, आते जाते हैं उनके घरों में, नए कपड़े पहनते हैं, जो भी है. तो वो सब आप किस तरह मनाते हैं वो आप 1 से 2 पैराग्राफ, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 पैराग्राफ्स में आप उसको लिखेंगे. वो कहलाता है बॉडी ऑफ द एसे. बॉडी पैराग्राफ में आपको
बिल्कुल फ्रीडम होता है। आप डिस्क्रिप्टिव एसेज में यही है खासियत कि आपको लिखने की छूट होती है। आप बिल्कुल आराम से, बिल्कुल फ्री होके और जो चाहें आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, बट रेलेवेंट विद द टॉपिक। योर राइटिंग शुड बी नॉट इरेलेवेंट और इट शुड नॉट गो एस्ट्रे। आप डिरेल ना हो जाएं टॉपिक से। टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आपको अपने जो ऐसे है उसको लिखना है। तो बॉडी पैराग्राफ आराम से आप लिख सकते हैं। फिर आता है कंक्लूजन। अभी हम लोग और डिटेल में बताएंगे आपको कि कैसे कैसे क्या करना है। इसके लिए आपको ना सिर्फ ये एग्ज़ाम का ऐसे बल्कि कहीं भी आप कुछ भी ऐसे लिख रहे हैं, निबंध लेख जिसे हम कहते थे, तो वो सब में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आपके लिए एक लाइफ टाइम ये नोट हो जाएगा आपके लिए कि ऐसे किस तरह से लिखा जाता है। और फिर लास्ट में आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या होता है कि आप जो आपका प्रॉम्प्ट था उस पर एम्फेसाइज करते हुए एक लास्ट में अपना स्टेटमेंट देते हुए आप कंक्लूड करते हैं किसी भी टॉपिक को। कंक्लूजन में जो आपने मनाया उसके पीछे की अच्छाई, उसके पीछे जो क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है आज के ज़माने में, लोग उसका किस तरह से कर रहे हैं, वो सब भी आप कंक्लूड करते हुए उस टॉपिक को बंद कर सकते हैं। कुछ नया कंक्लूज़न में नहीं लिखते हैं, लेकिन आपने जो भी डिस्कस किया है अभी तक, जो भी आपके बॉडी में पैराग्राफ्स में और इंट्रोडक्शन में था, वो सब चीज़ों को ही हम लेते हुए कंक्लूड करते हैं, समाप्त करते हैं। हमारे ऐसे की समाप्ति होती है। तो अब हम लोग इसको डिटेल में फिर देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, आपको अपने ऐसे को ड्राफ्ट करना होता है। ड्राफ्टिंग के लिए आप छोटा छोटा वर्ड्स जैसे शॉर्ट में अपने रफ में लिख सकते हैं किस तरह से आपको क्या क्या मेंशन करना है। तो आप लिखेंगे वाई, व्हेन, वेयर, ऐसे कर करके कुछ अपना लिख लेंगे। फिर उसको अपने जो बॉडी पैराग्राफ्स होता है उसमें अपने आर्ग्यूमेंट्स के साथ उसको देंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ आपके स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि ड्राफ्ट द एसे स्टार्टिंग विथ अ स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट इन द इंट्रोडक्शन। एक और चीज़ है, जब भी आप कोई भी ऐसे लिख रहे हैं, किसी टॉपिक पे कुछ लिख रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि कोई कोटेशन के साथ, कोई कोट के साथ, कोई ऐसा लाइन, अट्रैक्टिव लाइन हो, उसके साथ आप अपना ऐसे को स्टार्ट करें। ऐसे को स्टार्ट उस तरह से करने से वो अट्रैक्टिव होता है, इम्प्रेसिव बन जाता है, और जो रीडर है वो ही इज़ बाउंड टू रीड इट। हो सकता है रीडर हड़बड़ी में हो, अगर उसे पूरा पढ़ने का टाइम ना भी हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ एग्जामिनर के लिए मैं कह रही हूँ, कोई भी आपका ऐसे पढ़ रहा हो, तो अगर हड़बड़ी में भी है तो वो ऐसा स्टार्टिंग होगा तो ही विल बी बाउंड, उसे लगेगा कि नहीं मैं इसे पढ़ के ही जाऊँगा, कुछ भी काम वो छोड़ो भाई, पहले इस ऐसे को पढ़ता हूँ। फर्स्ट ओपनिंग लाइन्स आर वेरी इम्प्रेसिव। तो इसके लिए आपका जो स्टार्टिंग लाइन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, जो बिल्कुल इम्प्रेस करे रीडर्स को एट फर्स्ट साइट। तो स्टार्टिंग विथ अ स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट इन द इंट्रोडक्शन, डेवलप योर आर्ग्यूमेंट इन द बॉडी पैराग्राफ। और जो आप इंट्रोडक्शन में लिख रहे हैं उसके बाद उसी से रिलेटेड बॉडी पैराग्राफ्स में भी और कुछ ऐड कर सकते हैं। अब इंट्रोडक्शन में हम उसके बारे में कुछ लिख दिए, तो जो हम लिखे हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उसको हम जो हम लिखे हैं इंट्रोडक्शन में वो उसको हम सपोर्ट करने के लिए बॉडी पैराग्राफ्स में भी ऐड कर सकते हैं अपने स्टेटमेंट्स को एविडेंसेस के साथ। कभी कभी कुछ एग्जाम्पल्स है उसके साथ हम बॉडी पैराग्राफ में भी ऐड कर सकते हैं कुछ लाइंस। और लास्ट में क्या होता है, जैसा मैंने बताया कि कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन में आपका जो मेन पॉइंट्स है उसको समराइज करते हुए, जैसा होता है ना कि बंद कर रहे हैं, अब ख़त्म कर रहे हैं, तो कुछ भी न्यू नहीं डालते हैं, कोई नया इन्फॉर्मेशन हम कंक्लूजन में नहीं डालते हैं। अगर आपको इसीलिए बताया जाता है कि आपको एक आउटलाइन तैयार करना है, आउटलाइन तैयार हो जाता है तो आपको जो जो याद था आपने लिख लिया है उसमें कि मुझे ये मेंशन करना है, और तब आप जब लिखते हैं ऐसे तो इसमें कुछ उस तरह का आपका हड़बड़ी वाला या फिर उस तरह का नहीं लगता है कि कुछ छूट गया है, या फिर अगर मान लीजिए कि जैसे आप नहीं उस तरह का आउटलाइन बना रहे हैं और आप लिखते जा रहे हैं तो कुछ छूट जाता है, बॉडी पार्ट में नहीं लिख पाए, तो बच्चे क्या करते हैं लास्ट में कंक्लूजन वाला पैराग्राफ में उसको ऐड करके तब कंक्लूड करते हैं। नहीं, दिस इज़ द रॉन्ग वे, ये सही नहीं है, क्योंकि कंक्लूजन में आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, बस यू हैव टू ओनली कंक्लूड वट एवर यू आर राइटिंग, दैट दिस मीन्स द रीडर इज़ नाउ ready that
in the next pages there will be no, this essay will not be continued, it is going to finish in this only. ये अब conclusion है. तो without introducing new information, revise and proofread the entire essay for clarity, grammar and spelling. और सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने पहले की क्लासेस में भी बताया है आपको, कि आप जब भी कुछ भी लिखते हैं तो आपका शॉर्ट और सिंपल सेंटेंसेस ही बहुत मायने रखता है, बहुत अच्छा होता है. बच्चे कभी कभी क्या करते हैं कि कहीं का कुछ वो याद कर लिए हैं, वो एकदम रोट लर्निंग कर लिए हैं कोई लाइंस, और उसको वो कॉपी करना चाहते हैं कि मेरा इम्प्रेसिव हो जाएगा. और क्या होता है इसमें, कॉपी करने के चक्कर में, मतलब माइंड में याद करके रखें और उसको वहाँ पे उतारने के चक्कर में कुछ वर्ड्स छूट जाते हैं. वो सेंटेंस जो है वो मतलब जंबल टाइप लगने लगता है, मीनिंगलेस लगने लगता है. तो ये इससे अच्छा क्या है कि आप अपने वर्ड्स में लिखें और बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल इंग्लिश में लिखें. सिंपल में लिखने से क्या होगा, ग्रामेटिकली मिस्टेक होने का चांसेस ना के बराबर होगा. स्पेलिंग्स पे ध्यान देना होता है, क्योंकि राइटिंग का सबसे बड़ा मेजर पार्ट है कि वो रीडर्स को तभी अट्रैक्ट करता है जब वो ग्रामेटिकली मिस्टेक उसमें ना हो, ग्रामर मिस्टेक्स ना हो, उसमें टेंसेस का ध्यान रखा जाए, उसमें स्पेलिंग्स का ध्यान रखा जाए. क्योंकि लिखने को मन में बहुत कुछ होता है और कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि भूल जाते हैं. कभी स्टार्टिंग में वो लिख रहे हैं प्रेजेंट टेंस में, और फिर उसको कुछ लाइंस, 3-4 लाइंस के बाद हो जाता है कि मैंने ऐसे कर दिया था, और वो कर रहे हैं कुछ और, मतलब शुरू किए हैं वो प्रेजेंट में, फिर बीच में पास्ट में चले जाते हैं, फिर फ्यूचर है. तो इस तरह से बहुत ही क्योटिक लगता है और क्लैरिटी नहीं रहती है. तो इससे फिर रीडर्स अनइंटरेस्टेड हो जाते हैं. तो रीडर्स को अट्रैक्ट करके बांध के रखना होता है अपने राइटिंग से. तो इसके लिए बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए आपका राइटिंग जो है, हैंड राइटिंग सुंदर होनी चाहिए, और ग्रामर जो है वो ग्रामेटिकली बिल्कुल वो ठीक होना चाहिए. और बोलने में कुछ भी चलता है. हम कहते हैं ना कि बोलने में नहीं ध्यान देना है, तो बोलने में जब स्पोकन होता है तो आप बोल के कुछ भी निकल जाइए, लेकिन जब राइटिंग है तो वो तो इन राइटिंग है ना, तो वो तो जो पढ़ रहा है वो हो सकता है 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ेगा, हो सकता है बहुत अच्छा लग रहा है तो दोबारा भी तिबारा, थर्ड टाइम ही विल ऑल्सो वांट टू रीड. तो इन दैट केस द सेंटेंस शुड बी क्लियर एंड परफेक्ट. सो इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है. इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा सा समय हम लोग आप लोग को हमेशा बताते हैं कि जब भी आप कोई एग्ज़ाम देते हैं तो आप कुछ समय अपने 10 मिनट कम से कम रख लें, जो कि आप रीड करें पूरा क्वेश्चन, जो आंसर शीट है आपका, उसको एक बार सरसरी निगाह से देख लें, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है. जो हम लोग हमेशा आपके जब एग्ज़ाम आप लोग दिए होंगे, क्लास 10th वाला भी बोर्ड, तो आपके जो इन्विजिलेटर्स होंगे वो बोलते होंगे रिवाइज़ कर लीजिए, टाइम 10 मिनट बचा है, आप लोग अब लिखना बंद कर दीजिए. तो ये इंस्ट्रक्शन हम लोग हमेशा आप लोग को देते रहते हैं. तो क्या होता है उससे कि बच्चे कभी कभी कुछ क्वेश्चंस छूट जाता है उनका, कोई सेंटेंस पे कभी लगता है उनको कि मेरी कुछ गलती हो गई है या कुछ छूट गया है, तो उसको आपको करेक्ट करने का मौका मिलता है. तो ये जो आप टाइम मैनेजमेंट है, जो कि मैं अभी बता ही रही हूँ, अब बताऊँगी और फिर धीरे धीरे, कि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप अपना जो आंसर शीट है इन एनी सब्जेक्ट, ये जो लाइन है जो मैं बोल रही हूँ किसी सब्जेक्ट के लिए है, कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि इससे कभी कभी आपका क्या होता है कि कुछ मार्क्स जो आप लिखने वाले थे छूट गया था वो बच जाता है, अटेम्प्ट करना भूल गए हैं तो वो लिख कर लेते हैं. तो ये टाइम मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट नेसेसरी थिंग वाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम. आप घर में भी जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, टाइम अपनी घड़ी को अपने पास रखते हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, ताकि आपको वो फुल प्रैक्टिस रहे और आप उसी के आधार पे आंसर एग्ज़ाम हॉल में दे पाएँ. तो ये आगे हम लोग देखते हैं इसमें. अभी तो ये मैंने शॉर्टकट में पहले बताया कि किस तरह से. अब देखते हैं हम लोग कि क्या है बेसिक्स ऑफ राइटिंग एन एसे. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट इज whatever topic you have chosen, the prompt or the question which you have chosen, the topic which you have chosen to write the essay on, you have to first select according to your convenience. अपने convenience के आधार पे आपको उसको select करना है. और अब क्या है, उसको analyze करना है. पहले मैंने prompt, आपके first slide में आपने देखा होगा कि prompt लिखे थे हम, तो उसका मतलब है कि prompt को पहले जो क्वेश्चन है, जो सेलेक्ट किए हैं टॉपिक, आप उसको आपको पहले एनालाइज करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. कभी कभी क्या होता है,
पूछ क्वेश्चन स्टेटमेंट कुछ और है, बच्चे कुछ और करते हुए निकलते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, और फिर वो दे गो अस्ट्रे फ्रॉम द टॉपिक। उन्हें टॉपिक कुछ और है, वो कहीं और डिरेल हो जाते हैं, कुछ और पे चले जाते हैं। नहीं, आपको उसको पहले एनालाइज कर लेना है, आपको एकदम जल्दी जल्दी सोच लेना है कि हाँ, कि ये क्वेश्चन में क्या मांगा जा रहा है मुझसे। तो अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग बिफोर यू बिगिन। आप शुरू करने के पहले 2 से 3 बार उसको पढ़ लीजिए कि वो पूछ क्या रहा है, हमसे क्या मांग रहा है, वो क्या लिखना है मुझे। फिर होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड रिसर्च। गैदर इंफॉर्मेशन ऑन योर टॉपिक एंड सेलेक्ट अ फोकस। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है कि आपको उस टॉपिक पे एकदम, जैसे होता है ना कि पूरा आंधी तूफान की तरह दिमाग को चलाना है, और झट झट जो भी दिमाग में आ रहा है, जो भी पॉइंट्स आ रहा है आपके दिमाग में, आपको एक आउटलाइन लिख लेना है। आपको लास्ट पेज में आप इस तरह का वर्क कर सकते हैं। तो छोटा छोटा आउटलाइन ऐसे लिखने के पहले आपको लिख लेना चाहिए कि ये इंट्रोडक्शन में मैं ये लिखने वाला हूँ, और फिर बॉडी पार्ट्स में ये लिखने वाला हूँ, इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, और कंक्लूजन तो फिर इट इज़ बेस्ड ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ, द प्रीवियस पैराग्राफ लाइक द इंट्रोडक्शन एंड बॉडी पार्ट्स। तो फिर ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग आपका हो जाएगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग बस इक्वल टू समझिए कि एकदम आंधी तूफान की तरह सोचना। और फिर रिसर्च भी वही है। अभी आपको चूँकि एक ऐसे लिख रहे हैं एग्ज़ाम में, तो इस पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, आप रिसर्च करने का वक्त आपके पास नहीं, आपके पास जो नॉलेज है उसी को आपको वहाँ पे लिख देना है, डाल देना है आउटलाइन में। आउटलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ कि ऐसे लिखने में आउटलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको थोड़ा सा लिख लेना होता है जिससे आप एकदम सटीक ऐसे लिख पाएँ कि हमको जो टॉपिक मांगा गया है उसी पे हम हैं, और फोकस्ड हैं। हम इधर नहीं जा रहे हैं, उधर नहीं जा रहे हैं, हम बिल्कुल फोकस्ड हैं कि जो पॉइंट हमसे जिस टॉपिक पर लिखना है वो वहीं हम हैं, और हम भटक नहीं रहे हैं। डेवलप a thesis statement, create one sentence summary of your main argument. आप अगर किसी सपोज डिबेटिक है, टॉपिक जो है इज साइंस अ ब्लेसिंग और अ कर्स, ये बहुत दिनों से चला आ रहा है, और ये इससे रिलेटेड टॉपिक्स भी बराबर ऐसे में आते रहते हैं। नेक्स्ट है कि डेवलप अ थीसिस स्टेटमेंट, क्रिएट वन सेंटेंस समरी ऑफ योर मेन आर्गूमेंट। कभी कभी क्या होता है, डिबेटिक टॉपिक रहता है, जैसे कि इज साइंस अ ब्लेसिंग और अ कर्स। तो इस तरह का टॉपिक्स अगर आता है तो आप तो सेलेक्ट करते हैं, या फिर आप फॉर में बोलें या फिर अगेंस्ट में बोलें। तो उसमें आप क्या करेंगे कि आप जो भी टॉपिक, जो पार्ट आप जो साइड सेलेक्ट किए हैं उसमें आप उसी पे फोकस्ड रहें। अपना एक स्टेटमेंट बना के रखें कि मुझे यही लिखना है, इसी तरह से इसी पे चलना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, चूँकि ये डिबेट तो है नहीं, ये तो ऐसे है, तो आप फॉर के बारे में लिखेंगे तो फिर अगेन कुछ 1-2 जैसे बॉडी, पहले तो आप इंट्रोडक्शन देंगे साइंस के बारे में, और साइंस का क्या है, ब्लेसिंग कर्स, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। फिर बॉडी पार्ट में एक पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं कि हाँ वो ब्लेसिंग है, बहुत इतना सारा एडवांटेजेस है। फिर दूसरे पैराग्राफ में या 2 पैराग्राफ बॉडी पार्ट जो है आप लिख चुके हैं अगर ब्लेसिंग का, तो उसमें बाद में आप उसका डिसएडवांटेजेस भी, यानी कि कर्स के रूप में किस तरह से छा रहा है, ये भी आप कर सकते हैं। कि डिबेटिक है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही साइड लेना है, ऐसे में दोनों चल सकता है। तो आपको एक वन स्टेटमेंट, मेन आर्गूमेंट जो है, मेन जो आपका स्टेटमेंट है कि आपको क्या लिखना है, वो उस पर स्टिक्ड रहिएगा, उस पर आप एकदम अड़े हुए रहिएगा, और तभी आप लिखिएगा। तो आप एक बार फॉर के लिए, फिर अगेंस्ट के लिए, और फिर बाद में साइंस को लेके कि साइंस हमारे जीवन के में क्या महत्व रखता है, ये आपका जाएगा उस तरह से। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ मैंने फिर लिखा भी है ये पॉइंट कि क्रिएट एन आउटलाइन। आउटलाइन बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू मेक एन आउटलाइन, ऑर्गेनाइज योर आइडियाज़ इनटू अ लॉजिकल स्ट्रक्चर, टिपिकली इंक्लूडिंग एन इंट्रोडक्शन, मल्टीपल बॉडी पैराग्राफ्स। बॉडी पैराग्राफ जो है वो एक से अधिक हो सकता है, टॉपिक पे डिपेंड करता है टॉपिक कैसा है। अगर टॉपिक बहुत सिंपल है तो उसमें फिर एक इंट्रोडक्शन होता है, बहुत छोटा है या कम मार्क्स का है तो क्या होता है कि एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है, फिर हम लोग 1 से 1.5 पैराग्राफ के लगभग बॉडी पैराग्राफ लिख देते हैं, फिर लास्ट में कंक्लूजन। लेकिन अगर कोई ऐसा लंबा या फिर ज़्यादा मार्क्स का है, मैंने पहले भी कहा कि ये आपको दोनों जगह हेल्प करेगा। ये सिंपल आपका जो एग्ज़ाम, अभी जो इंटर का एग्ज़ाम है उसमें तो हेल्प करेगा ही, ये लाइफ लॉन्ग, ये जो
ऐसे लिखने का जो स्ट्रैटेजिकल जो मैंने ये आपको दिखाया है, ये आपको हमेशा काम आएगा। इसलिए मैं इस तरह का बता रही हूँ कि आउटलाइन बनाइए और किस तरह से प्लानिंग करना है। जैसे पहले इंट्रोडक्शन है, फिर मल्टीपल बॉडी पैराग्राफ्स, मतलब बहुत सारा बॉडी पैराग्राफ्स हो सकता है। बॉडी जो ऐसे का बॉडी पार्ट हम लोग बोलते हैं, वो 2 से अधिक, 2, 3, 4, 5 जिस तरह का डिपेंड करता है ऑन द लेंथ ऑफ द ऐसे। तो आप उस तरह से उतना पैराग्राफ्स उसमें ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में कंक्लूजन होता है, जो हमने बताया कि कंक्लूजन में आपको क्या करना है, कुछ भी न्यू नहीं देना है, नया नहीं डालना है। उसमें आपको जो भी आपने लिखा है इन द इंट्रोडक्शन एंड द बॉडी पैराग्राफ्स, उसी से रिलेटेड, उसी से रेलेवेंट आपका जो कंक्लूजन होता है वो होता है। और उसमें जो पढ़ने वाले हैं उनको समझ में आ जाना चाहिए कि अब ये बंद होने वाला है, अब ये ख़त्म होने वाला है। जो राइटर थे उनको जो लिखना था वो हमने पढ़ लिया, अब ये एंड करने वाले हैं। ये नहीं कि एब्रप्ट एंडिंग हो जाए, पढ़ते पढ़ते जा ख़त्म हो गया, अब हम आगे और था, अब तो लग रहा है कुछ छूटा। ऐसा नहीं होना चाहिए। रीडर को लगना चाहिए, हाँ, वो सेटिस्फाइड होना चाहिए कि हाँ, ये जो मैंने ऐसे पढ़ा ये एक कंप्लीट ऐसे था, एक फुल फ्लेज, मतलब अच्छा, एक बहुत प्रॉपर वे में लिखा हुआ ऐसे है ये। तो अब और इसको डिटेल में देखने के लिए, जैसा हमने कहा है कि बिगिन विथ अ ब्रॉड स्टेटमेंट, कोई एक ऐसा कोटेशन से शुरू करना है। किसी भी पॉपुलर जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई राइटर हैं या कोई हमारे नेशनल लेवल के कोई भी पीपल हैं, उनका कोई स्टेटमेंट है, तो उनका कोई कोटेशन है, वो उससे आप शुरू करिए, जिससे रीडर्स का अटेंशन आप ग्रैब कर सकें। और रीडर ना चाहते हुए भी, हड़बड़ी में भी हो या उनको नहीं पढ़ने का मन हो, तो भी वो पढ़ने के लिए उसको बैठ जाएं और आपका जो ऐसे है वो पढ़ें। तो इसलिए हमें अट्रैक्टिव वे में शुरू करना है। इसको मैंने डिस्कस पहले भी किया। तो इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन आपका जो हो वो बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, इम्प्रेसिव होना चाहिए। तो आपको बॉडी पैराग्राफ्स में एक राइट अ टॉपिक सेंटेंस फॉर ईच पैराग्राफ और फॉलोड बाय एविडेंस एंड एक्सप्लेनेशंस टू सपोर्ट इट। मान लीजिए कि जैसा मैंने कहा, कोई टॉपिक जिस पे आप कंफर्टेबल हैं उसको आप सेलेक्ट करते हैं, और अगर लंबा लेंथ ऐसे का टॉपिक थोड़ा लंबा है, तो आप हर पैराग्राफ, आप अगर 4 पैराग्राफ में बॉडी जो पार्ट है बॉडी पैराग्राफ, उसको 4 पैराग्राफ में डिवाइड किए हैं या लिखने वाले हैं, तो हर पैराग्राफ जो है उसका स्टार्टिंग होगा तो वो आपका कुछ ना कुछ एविडेंस के साथ होगा। सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा मैंने कहा था कि आप अगर मान लीजिए कि समर हॉलीडेज़ के बारे में सेलेक्ट किए हैं। अभी हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में देखा था कि हमारा समर हॉलीडेज़ के ऊपर ऐसे आया हुआ था। तो आप अगर उसमें समर हॉलीडेज़ के बारे में अगर स्टार्ट किए हैं, तो इंट्रोडक्शन तो ऑब्वियसली आपने लिख चुका है। फिर बॉडी पैराग्राफ में, अब चूँकि ये एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे बहुत लंबा चौड़ा ऐसे भी बन सकता है इसका, तो इसमें आप क्या करेंगे पहले कि किस तरह से आप अपना जो आपका डेली रूटीन से आप किस तरह से वो डीरेल हो जाते हैं। होते ही हर बच्चे हो जाते हैं छुट्टियों में, कोई कहीं जाते हैं, कोई घूमने जाते हैं, कोई घर में भी रह के जो डेली रूटीन होता है आपका, उससे आप चेंज कर लेते हैं अपना रूटीन। तो आप उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सपोज आप लिख रहे हैं, फिर आप किस तरह से समर वेकेशन को भी एंजॉयबल, अगर आप घर में हैं तो एंजॉयबल बनाने के लिए, और उसको चूँकि पेरेंट्स तो छोड़ते नहीं हैं, पढ़ने के लिए तो बोलते ही हैं, और आप तो बड़े बच्चे हैं तो आपको तो अपना फ्यूचर भी देखना है, तो आप तो पढ़ाई करते ही हैं। तो किस तरह से आप पढ़ाई को लेते हुए एंजॉयमेंट को साथ में दोनों को लेके चल रहे हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो जब आप 3-4 पार्ट में अगर डिवाइड कर रहे हैं अपने बॉडी पैराग्राफ्स को, जो ऐसे का है, तो उसमें हर जो पैराग्राफ है उसमें एक एक टॉपिक सेलेक्ट करके, और उसको फिर आप उसको डिस्कस करेंगे उस पैराग्राफ में, और एक एविडेंस देते जाएंगे। मान लीजिए कि हाउ योर समर हॉलीडेज मैंने कैसा था, ये क्वेश्चन था ना, तो उसमें एविडेंस दे सकते हैं कि इन माय वेकेशंस आई डिड दिस, आई स्टार्टेड, यू हैव टू स्टार्ट इट विथ एन एविडेंस। जैसे आई चेंज माई रूटीन फ्रॉम दिस टू, बिल्कुल लिबरल रूटीन था मेरा। आई वोक अप लेट, 1 hour लेट इन द मॉर्निंग, एंड देन आई डिड ऑल माई डेली कोर्स, एंड देन आई स्टार्टेड my studies, I helped my mother, I helped my father, I helped them in the gardening और household work जो भी है। तो ये काम डेली का हो गया। फिर अपने दोस्तों के साथ कब कैसे किए, आप कहीं आउटिंग पे गए, ये सब भी आप लिख सकते हैं। तो उसको एविडेंस के साथ एक्सप्लेनेशन दें। और अब चूँकि यू आर
in a higher class, तो you have to also give a statement supporting that. मतलब जो भी आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं, जो भी पैराग्राफ आप लिख रहे हैं, उसको सपोर्ट करते हुए कि मैंने ये किया, इससे ये फ़ायदा हुआ। मैंने दोस्तों के साथ आउटिंग किया, लेकिन आउटिंग में मैंने ये सीखा कि कैसे दोस्तों के साथ मिलके टीम वर्क करना है। मैंने माता पिता को घर में हाउस होल्ड में हेल्प किया, तो ये रियलाइज़ किया कि ये काम वो डेली करते हैं, और एंड दे वर्क सो हार्ड फॉर अस, and we in just 20 days or 15 days of summer vacation, we were tired helping my parents, and we then realized how hard they work for us. इस तरह से भी ऐड आप कुछ कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को सपोर्ट कर, अपने लाइंस को सपोर्ट करने के लिए इस तरह के आइडियाज़ को आप लिख सकते हैं अपने बॉडी पैराग्राफ्स में। तब आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपका जो भी थीसिस है उसको आप समराइज़ करेंगे, और अब रैप अप करने का टाइम हो गया। जैसे हम लोग कहीं पिकनिक पे जाते हैं, सामान बिखेरते हैं, और फिर सब जब लौटने का टाइम आता है तो जो भी कोई लीडर हो या आप ही हैं, तो अब अनाउंस करते हैं अब चलिए पैकअप करते हैं। या फिर फिल्मों में हम देखते हैं शूटिंग हो रहा है, अब पैकअप तो होता है। तो उस तरह से आपको अब इसको पैकअप करना है, जिसको रैप करना, यानी कि लपेट के सब बंद करके सब एक जगह समेट देना है। तो आपको अब उसी तरह से अपने ऐसे को करना है। जैसे आपने अभी बॉडी पैराग्राफ्स में सब कुछ के बारे में बताया, बहुत कुछ डिस्कस किया, लेकिन अब उसको समेट के एक लास्ट पैराग्राफ में अंततः ले आना है कि हाँ, हमारा जो हॉलीडेज़ था वो बहुत ही सुखद था, मैंने बहुत कुछ सीखा, I learned so many things, I had lot of experiences in my summer vacations, and I would love to have this kind of summer vacations in future also. It was very encouraging, it was very much knowledgeable, जो भी है, जिस तरह से आप अपना लिखना चाहते हैं, तो उस तरह से कंक्लूड करेंगे। और जितना आप जो बॉडी पैराग्राफ्स में जो लिखे हैं, उन सब एविडेंसेस को सपोर्ट करते हुए आपका जो कंक्लूजन होगा, वो कुछ भी ऐसा आपको लगेगा अरे मैंने तो ये लिखा ही नहीं था, छूट गया, अब इसे ऐड कर, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको कंक्लूजन जो है उसमें कुछ नया नहीं लिखना है, छूट गया तो छूट गया, मैंने जो लिखा है वही बहुत है। इसी कॉन्फिडेंस के साथ आपको फिर अब उसको कंक्लूड करना है, उसको रैप अप करना है, समेटना है। तो इस तरह से आपका जो है एक प्रॉपर वे में एक ऐसे हो जाएगा और कंक्लूड हो जाएगा, और ये एक लगेगा कि कंपैक्ट, बिल्कुल बंधा हुआ सुंदर सा ऐसे हो जाएगा, जो रीडर्स हैं वो पढ़ेंगे और फिर दूसरों को भी बोलेंगे, दिखा सकते हैं, देखिए पढ़िए। इसी तरह के ऐसेस जो होते हैं वो बाद में आगे आप चल के अगर इंग्लिश ही लेते हैं तो आपको पढ़ने को मिलेगा आपके हायर क्लासेस में कि एसेज मिलेगा, जो कि एक बुक के रूप में छपा होता है। तो इस तरह का ही अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव ऐसे होता है जो कि लोगों द्वारा मांग किया जाता है पढ़ने के लिए। तो अभी जैसे मैंने कहा कि अब जब कंक्लूजन हो जाएगा तो एक बार आप रिवाइज़ करिएगा, और एक प्रूफ रीड जैसे होता है कि मैंने जो लिखा वो सही है कि नहीं है, एक बार से उसको सरसरी निगाह से आप देख लीजिएगा। तो रिवाइज फॉर द कंटेंट, रीड थ्रू to make sure your arguments are clear, well supported and logically connected. ऐसा तो नहीं है कि मैं लिख रहा था समर वेकेशन पे और चला गया कि सर्दी में मैं, ठंडे के दिन में मैं ये करता हूँ, ऐसा तो नहीं हुआ है कहीं। तो इसलिए आप उसको एक बार फिर से पूरा अच्छे से पढ़ लें, उसको देख लें कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है, सपोर्ट मेरा जो सेंटेंसेस है वो मेरे जो भी टॉपिक है उसके सपोर्ट में तो है ना, और वो मतलब लॉजिकली कनेक्टेड है ना, जो भी तर्क से मेरा बहुत अलग तो कुछ नहीं है ना। तो इससे क्या होगा कि आप अपने जो आपका ऐसे है वो बिल्कुल सही होगा। अब दोबारा इसलिए कहा जाता है कि यू टेक टाइम टू रिवाइज करने से आपकी जो गलतियां होंगी उसे आप सुधार सकते हैं, उसे दोबारा आप देख सकते हैं। ये प्रूफ रीड है एरर्स के लिए। मान लीजिए कुछ गलती है, जैसे ग्रामर में है, स्पेलिंग मिस्टेक है, पंक्चुएशन, ये भी बहुत मायने रखता है। अब कभी होता है कि आप अगर स्टेटमेंट ऐसी सेंटेंस लिख दिए हैं और वहाँ कॉमा की ज़रूरत है, फुल स्टॉप आप नहीं डाले हैं, तो रीडर तो कंफ्यूज रहेगा ना कि मुझे कहाँ रुकना है, इसका मतलब क्या है। बहुत सारा जो सेंटेंस का मीनिंग कभी कभी बदल जाता है कॉमा और या पंक्चुएशन से, पंक्चुएशन ना होने की वजह से या पंक्चुएशन गलत जगह पे कुछ पंक्चुएशन मार्क्स लग जाए तो फिर सेंटेंस जो है वो मतलब अर्थ का अनर्थ लगने लगता है। तो इसलिए ये चीज़ को भी ध्यान में रखा जाता है, और आप लोग को फिर इसको सुधारने का भी अवसर मिल जाता है जब आप इसको रिवाइज़ करते हैं अपने
ऐसे को। रीडिंग योर ऐसे अलाउड कैन हेल्प यू टू कैच एरर्स। अगर आप घर में लिख रहे हैं तो इसको अलाउड भी पढ़ सकते हैं जोर से, अगर एग्ज़ाम हॉल में है तो जल्दी जल्दी उसको ऐसे ही मन में थोड़ा सा विस्पर करके देख लीजिए कि सही तो है ना, और इस तरह से आपका एरर, जो एरर है वो नहीं रहेगा, आप उसको सुधारने का आपको मौका मिल जाएगा। और जैसा मैंने पहले ही बताया कि ये आपके आगे अगर कभी ऐसे लिख रहे हैं तो इसका मैं एक रूल बता रही थी। तो जब भी आप कुछ भी एग्जाम्पल सोर्स ये साइट करते हैं, लिखते हैं कि ये यहाँ ऐसे हुआ, या फिर कोई किसी इंसिडेंट के बारे में जिक्र करते हैं, तो हमेशा उसको वहाँ मेंशन किया जाता है कि मैं ये चीज़ कहाँ से ली हूँ, या मतलब इसको मैंने कहाँ पढ़ा था, किस मैगज़ीन में पढ़ा था, किस जगह पढ़ा था। ये ज़रूर इसको सोर्स का जो है वो साइटेशन ज़रूरी होता है, आपको डालना होता है कि आपने कहाँ से उसको देखा, कहाँ पढ़ा, वो चीज़ मेंशन करना लास्ट में वो ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो ऐसे राइटिंग है, किस तरह से हम लोग उसको अच्छे प्रॉपर वे में प्लान करें तो कैसे हम लोग लगभग फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लगभग आई सेड, मान लीजिए कि अगर ये फॉलो करते हैं सारा, जिस तरह से मैंने बताया कि कैसे आउटलाइन, सबसे पहले आउटलाइन का जो है वो बना के आप अगर उसी तरह से लिखते हैं, ऐसे को प्रॉपर वे में इंट्रोडक्शन डालते हैं, इम्प्रेसिव लाइन से शुरू करते हैं, फिर बॉडी पैराग्राफ में डिवाइड करते हैं, और बॉडी पैराग्राफ पे जो लाइंस है उसको सपोर्ट करते हुए अपना जो बाकी का स्टेटमेंट्स है वो लिखते हैं, सेंटेंसेस। तो अगर ये सब, और फिर कंक्लूज़न कैसे करते हैं, ये सब अगर आप फॉलो कर रहे हैं और इस तरह से ऐसे लिख रहे हैं, तो मैं एकदम बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि आपका जो ऐसे होगा वो नंबर 1 ऐसे होगा, और आपको फुल मार्क्स, मतलब लगभग फुल मार्क्स गेन करने से कोई नहीं रोक सकता है। लगभग फुल मार्क्स मैं इसलिए कह रही हूँ कि लिटरेचर में जनरली आपका बेस्ट होता है तो भी लगता है वो देयर इज़ स्कोप ऑफ बेटर थिंग। तो मतलब कहा जाता है कि साहित्य में बहुत फुल मार्क्स तो नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी एकदम आपको फुल मार्क्स मिलने का, लगभग फुल मार्क्स मिलने का स्कोप होता है। तो कीप राइटिंग and meet you in the next class. Till then, thank you.